वेलकम। आज हम लोग ओजोन परत के बारे में देखेंगे, क्या कैसे ओजोन का फॉर्मेशन होता है उसको समझेंगे। सब कुछ इस साल के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पोर्टेंट है अब आप समझिए इस बात को। ट्रेंड पकड़िए कि कोरोना पैंडेमिक इस बार फैला हुआ है। कोरोना जो पैंडेमिक है, अगर आप समझ पाए हो अभी तक, तो एक तरह से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा डिजीज है, श्वसन तंत्र का बीमारी है। और ये ओजोन परत, अभी तक आपने पढ़ा होगा कि ओजोन परत के डिप्लीशन से या ओजोन से मतलब कि स्किन संबंधित बीमारियां आती हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि वास्तव में वो तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है। बड़े प्रॉब्लम इसके क्या हैं ओजोन के, कि आपके शरीर में जो है ये श्वसन तंत्र पर बीमारियां जो है फैला सकता है। श्वसन तंत्र के अंदर ढेर सारी बीमारियां फैला सकता है, ठीक है। तो यहीं पर जानेंगे कि ओजोन अच्छा होता है कि बुरा होता है, या यहीं पर समझेंगे कि ओजोन छिद्र क्या होता है, यहीं पर समझेंगे कि हॉलो ओजोन क्या होता है, ठीक है, कैसे इसको मापते हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ इसमें समझेंगे A to Z। तो आइए बने रहते हैं अंत तक। देखते हैं सबसे पहले कि ओजोन का खोज कब हुआ। तो देखिए सन 1840 ईस्वी में ओजोन का खोज होता है ना। अब बात आती है कि ये बनता कैसे है, ठीक। तो देखिएगा ओजोन का बनना, मेरी बात समझिएगा, ओजोन का बनना और उसका विघटित होना, ये दोनों जो है प्राकृतिक रूप से अपने आप होता रहता है। कैसे होता है बताऊंगा अभी मैं। प्राकृतिक रूप से अपने आप होता रहता है। तो आपके मन में ये सवाल उठेगा कि फिर मनुष्य का क्या रोल है उसमें। तो ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का रोल ये है कि ये जो विघटन की क्रिया है, विघटन की क्रिया को स्टिमुलेट कर देता है। यानी कि मानव जनित क्रियाओं के कारण जो ओजोन का विघटन है वो बड़ी तेजी से होने लगता है। क्लियर? तो आइए समझते हैं A to Z। ध्यान दीजिएगा, ओजोन का फॉर्मेशन होने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश जब ऑक्सीजन पर पड़ता है तो वो ऑक्सीजन दो अणुओं में टूट जाता है। ये देखिए, ऑक्सीजन पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये दो अणुओं में टूट गया। और ये जो दो अणु टूट गए ना, ठीक, अब अगर इसका कोई एक अणु ऑक्सीजन से मिलेगा दोबारा तो वो ओजोन बना लेगा। एक अणु यहां से मिला अगर ऑक्सीजन से तो ओजोन बना लिया। तो इस तरीके से ओजोन का निर्माण होता है नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसका विघटन कैसे होता है। तो विघटन ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से इसका विघटन भी होता है नेचुरली। पहला, ओजोन जो है जब ऑक्सीजन के साथ, ध्यान दीजिएगा, ओजोन ऑक्सीजन एक परमाणु के साथ जब मिलता है, यानी कि ये ओजोन फिर एक ऑक्सीजन के साथ मिला तो देखिए ये दो ऑक्सीजन बना लेता है, ठीक। तो ये ओजोन विघटित होकर के फिर ऑक्सीजन बन गया, है ना। और दूसरा तरीका क्या है कि यही ओजोन जब अल्ट्रावायलेट किरणों से मिलता है, यही ओजोन जब अल्ट्रावायलेट किरणें इस पे पड़ती हैं तो ये टूट जाता है। एक तो ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन परमाणु के रूप में, ठीक है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु के रूप में टूट जाता है। तो आप देखिए, एक तो तरीका ये है इसके डिप्लीशन का या इसके विघटन का, दूसरा तरीका ये है इसके विघटन का, ठीक। तो एक तरह इधर बन रहा है, दूसरी तरफ इधर ये टूट रहा है। तो ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है, अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही होती हैं, तब तक ये क्रिया रेगुलर बेसिस पर चलती रहती है। यानी कि एक तरफ बनना और दूसरी तरफ विघटित होना, ये प्राकृतिक तौर पर चलता रहता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, कहां पर ये पाया जाता है वायुमंडल में। अगर आप इस बात को समझें कि वायुमंडल को, मतलब पृथ्वी के सतह से लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक को
जब हम ताप के आधार पर बांटेंगे, ध्यान रखिएगा मेरी बात, ताप के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर बांटेंगे तो अलग अलग गुण दिखाई देते हैं। जो सबसे नीचे वाला जो गुण दिखाई देता है वो उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, जहां पर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है। और उसके ऊपर जो गुण दिखाई देता है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे समताप मंडल कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, समताप मंडल में ओजोन परत 90% पाया जाता है। 90% समताप मंडल में ही पाया जाता है ओजोन परत, और 10% क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर समताप मंडल वाला जो ओजोन परत है उसे हम लोग अच्छा परत यानी गुड लेयर कहते हैं, जिसे हम लोग पृथ्वी का छाता भी कहते हैं। लेकिन जो क्षोभ मंडल में पाया जाता है उसे हम लोग बैड लेयर कहते हैं, बुरा लेयर कहते हैं। ठीक है, अब गुड लेयर वो क्यों है और ये बैड लेयर क्यों है समझते हैं इसको पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये सूर्य के द्वारा आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण, ठीक है, पराबैंगनी किरण, ये यहां पर जो परत है ओजोन का वो इसको नीचे नहीं आने देती है। अगर ये नीचे आए तो तमाम तरीके के दुष्प्रभाव दिखेंगे। क्या दुष्प्रभाव होंगे अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी कि इसको नीचे नहीं आने देता है। अगर ये नीचे आता तो मानव जीवन शायद संभव ना होता, पूरा जीवन ही संभव ना होता। मैं बता रहा हूं अभी कैसे। ठीक है, तो यहां पर बात आप समझ पा रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए जो है ये गुड है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो क्षोभ मंडल में पाया जा रहा है, यानी कि पृथ्वी के सतह के समीप जो पाया जा रहा है ओजोन, वो स्मॉग क्रिएट करता है। स्मोक नहीं, SMOKE नहीं, SMOG, स्मॉग क्रिएट करता है, स्मॉग। ठीक, स्मोक क्या है? स्मोक और फॉग। ध्यान दीजिए, स्मोक यानी धुआं और फॉग, इस दोनों का मिश्रण होता है। ये जब स्मोक क्रिएट होता है तो जब आप सांस लेते हो तो आपका जो ट्रैकिया होता है, जो विंड पाइप है पूरा, वो पूरा जो है जाम होने लगता है। और आपके फेफड़े में जो एल्वेलाई होते हैं, जिन्हें आप वायु कोष्ठक कहते हो, वो ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं कर पाते, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप जो है तरह तरह की जो है यहाँ पर बीमारियाँ पैदा होती हैं, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें अलग अलग तरीके की बीमारियाँ पैदा होती हैं। ठीक, इसलिए ये हमारे लिए बैड है। समझ आ रहा है बात? तो गुड कौन हो गया? समताप मंडल वाला। बैड कौन हो गया? क्षोभ मंडल वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि मापेंगे कैसे इसको। ठीक है भाई, हर चीज को मापने का एक तरीका होता है। ठीक है, दूध नापते हैं तो लीटर से नापते हैं, सब्जी खरीदते हैं तो किलो से खरीदते हैं, है ना। हर चीज को मापने का, दूरी नापते हैं तो किलोमीटर में नापते हैं। हर चीज को मापने का एक तरीका होता है। तो यहां पर जो ये ध्यान दीजिएगा, जो ओजोन परत है, इस परत को मापने का कोई तरीका होगा। ठीक है, तो बोलते हैं इस ओजोन परत को मापने के लिए जो यूनिट यानी जो मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है उसे डॉब्सन स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। क्या? डॉब्सन यूनिट में मापा जाता है, डॉब्सन में। ठीक है, ध्यान देंगे यहां पर मेरी बात, यहीं पर आपको क्लियर होगा अब कि ओजोन छिद्र क्या होता है। देखिए, ओजोन छिद्र में ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई छिद्र हो जाता है, कोई होल हो जाता है और यहां से अल्ट्रावायलेट किरणें सीधा अंदर आने लगती हैं। अगर ऐसा हो जाए तो तबाही मच जाएगी। समझ रहे हैं बात? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि छिद्र बन जाता है, नहीं, छिद्र नहीं बनता है। होता क्या है समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब मापा जाता है, मापते समय अगर
300 डॉब्सन यूनिट है इसकी मोटाई, 300 डॉब्सन यूनिट है अगर ओजोन लेयर की मोटाई, तो माना जाता है कि स्वस्थ है। लेकिन अगर ओजोन लेयर की जो मोटाई है 300 के बजाय 220 या उससे नीचे चली गई, ओजोन लेयर की मोटाई 220 डॉब्सन यूनिट या उससे नीचे चली गई, तो माना जाता है कि ओजोन छिद्र हो गया है, यानी ओजोन में छिद्र हो गया है। तब ऐसे में अल्ट्रावायलेट किरणें कुछ जो है पृथ्वी पर आने लगती हैं। समझ आ रही बात? तो ओजोन छिद्र जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ओजोन परत में छेद होता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे यहां पर आगे जो हमें यह समझना है कि कहां पर पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ओजोन परत का क्षरण कहां पर होता है, ठीक है, और किन कारणों से होता है। तो देखिएगा, ओजोन परत का क्षरण मैंने आपको बताया था कि पहली चीज तो प्राकृतिक तौर पर ही होती है, और दूसरी चीज मनुष्यों द्वारा उसे स्टिमुलेट भी किया जाता है, मनुष्यों द्वारा उसे और उत्प्रेरित किया जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक तौर पर कहां पर सबसे ज्यादा विघटन होता है उसको पहले समझते हैं, ठीक है, और फिर मानव निर्मित क्या होता है उसको भी समझेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप समझ पा रहे हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, पृथ्वी अगर ध्रुव है वो पूरा पृथ्वी है, तो ऊपर वाले नॉर्थ पोल नीचे वाले को साउथ पोल कहते हैं। समझते हैं इस बात को? तो ध्यान दीजिएगा, बोलता है अंटार्कटिका पर सर्वाधिक क्षरण होता है। क्यों क्षरण होता है अंटार्कटिका पर सर्वाधिक क्षरण? ध्यान दीजिएगा मेरी बात। समझेंगे यहां पर पूरा खेल कि अगर ओजोन परत का क्षरण करना है, पूरी बात समझिएगा, ओजोन परत का क्षरण करना है तो क्लोरीन के अणु चाहिए। समझ पा रहे हैं बात आप, है ना? अभी आपको एक अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा, घबराइएगा नहीं, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इस ओजोन परत का क्षरण करना है तो क्लोरीन के अणु चाहिए अलग अलग, ठीक है। ये जो क्लोरीन के अणु हैं, ये वायुमंडल में, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में HCl यानी कि ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा क्लोरीन नाइट्रेट के साथ ये वहां पर वायुमंडल में बने रहते हैं। HCl और क्लोरीन नाइट्रेट के साथ क्लोरीन वायुमंडल में बना रहता है, और वो, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, निष्क्रिय अवस्था में रहता है। जब कुछ ऐसा होगा कि क्लोरीन निष्क्रिय से सक्रिय हो जाए, या आप समझिए निष्क्रिय से सक्रिय हो जाए, तो ही ओजोन का क्षरण होगा। आगे बोलिए, आगे सुनिए। क्लोरीन को सक्रिय बनाने के लिए इस HCl से या इससे अलग करना पड़ेगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या क्लोरीन नाइट्रेट से जब तक क्लोरीन अलग नहीं होगा तब तक वो सक्रिय नहीं हो सकता। समझ आ रही बात? और इसको अलग करने के लिए आइस के टुकड़े की जरूरत पड़ती है, आइस क्रिस्टल की जरूरत पड़ती है, यानी कि बर्फ के रवे की जरूरत पड़ती है। फिर से समझा रहे हैं, फिर से देखिए। वायुमंडल में अगर इसको क्षरण करने की बात आएगी, ओजोन लेयर को क्षरित करने की बात आएगी, परत को काटने की बात आएगी, तो तभी कटेगा जब क्लोरीन का अणु स्वतंत्र रूप से उसके पास हो। क्लोरीन अणु जैसे मिलेगा क्षरण शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये क्लोरीन, ध्यान दीजिएगा, रिजर्वायर यानी कि क्लोरीन जो है
HCl और यहां पर क्लोरीन नाइट्रेट के साथ मिलकर के वायुमंडल में विद्यमान रहता है। यह क्लोरीन एक्टिव जब तक नहीं होगा तब तक क्षरण नहीं होगा, और क्लोरीन एक्टिव कब होगा? एक्टिव तब होगा जब इस HCl से या क्लोरीन नाइट्रेट से अलग हो जाए, और इसको अलग करने के लिए चाहिए क्या? आइस क्रिस्टल चाहिए, ठीक है, बर्फ के टुकड़े चाहिए। अब देखिए, अगर आप समझ पाए मेरी बात, तो जो क्षोभ मंडल होता है वो यहां तक है, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, समताप मंडल उसके ऊपर है। तो जितना ध्यान देंगे, जो आइस क्रिस्टल बनता है, जो बादल बनते हैं, वो बादल क्षोभ मंडल में ही सारी घटनाएं होती हैं। बादल बनने की, बरसने की, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। और यानी कि आइस क्रिस्टल क्षोभ मंडल में बनता है, ठीक है। समताप मंडल में आइस क्रिस्टल बन नहीं पाता है। समताप मंडल में आइस क्रिस्टल जब नहीं बन पाएगा तो वहां पर HCl से और क्लोरीन नाइट्रेट से क्लोरीन को अलग नहीं किया जा सकता, और जब तक इसको अलग नहीं किया जाएगा तब तक क्षरण नहीं होगा। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? लेकिन ध्यान से समझिए बात हमारी, जब जाएंगे आप अंटार्कटिका पर, जब आप अंटार्कटिका पर जाएंगे तो अंटार्कटिका पर क्या होता है कि वहां पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वो बड़ी कम हो जाती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई अंटार्कटिका पर बहुत कम हो जाती है, और समताप मंडल की ऊंचाई ज्यादा हो जाती है, मोटाई ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। और वहां पर तापमान बहुत कम होने के कारण समताप मंडल में ठंडी के मौसम में, ध्यान दीजिएगा, ठंडी के मौसम में समताप मंडल में बादल बनना शुरू हो जाता है। कहां पर? अंटार्कटिका पर। और कहीं पर भी समताप मंडल में बादल नहीं बनता है, ठीक है। ठंडी के मौसम में समताप मंडल में अंटार्कटिका पर छोटे छोटे आइस क्रिस्टल बनने लगते हैं, क्योंकि टेम्परेचर -80 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठीक है। और वो आइस क्रिस्टल बेस प्रदान करते हैं, किस चीज का? बेस प्रदान करते हैं यहां से क्लोरीन को अलग होने के लिए। तो क्लोरीन अलग हो जाता है, ठीक है। क्लोरीन जब अलग हो जाता है ठंडी में, क्लियर हो गया। और जैसे ही पतझड़ का समय आता है, सूर्य का प्रकाश और थोड़ा सा तापमान बढ़ना शुरू होता है, तो ये क्लोरीन 2 अलग अलग अणुओं में टूट जाता है, और उसके बाद ये ऑक्सीजन का ओजोन का क्षरण करने लगता है। और उस पतझड़ के समय में सबसे सर्वाधिक क्षरण हो जाता है पूरे उस ओजोन परत का। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बात पूरा समझ पाए हैं कि अंटार्कटिका पर सर्वाधिक जो क्षरण होता है उसके पीछे कारण क्या है। पहला, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, यानी कि ध्रुव पर समताप मंडल में, ध्रुवों पर समताप मंडल में बादल बनता है, ठीक है, ठंडी के मौसम में। और ध्यान दीजिएगा, इस बादल को मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है। क्यों मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है कभी और बताएंगे, क्योंकि ये चमकीला हो जाता है, ठीक है। मदर ऑफ पर्ल, पर्ल समझते हैं आप क्या होता है। आगे ध्रुवीय भंवर पैदा हो जाती है। ध्रुवीय भंवर पैदा, भंवर समझते हैं आप, चक्रवात जैसा होता है, ठीक है, यूं 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 करके ऐसे उड़ता है, ठीक है, जिसके कारण तापमान बहुत लो हो जाता है। और तीसरी चीज, फलस्वरूप सक्रिय क्लोरीन पैदा होता है, और इन तीनों के कारण लगातार वहां पर ओजोन परत का क्षरण होने लगता है। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, मनुष्यों द्वारा क्या क्रियाकलाप किया जाता है। तो देखिए, मनुष्य अपने लग्जरी के लिए एसी, फ्रिज वगैरह इस्तेमाल करता है, तो उसके द्वारा ध्यान दीजिएगा, प्लूरिनेटेड गैसें जो है, प्लूरिनेटेड, ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्लूरिनेटेड जो गैसें होती हैं वो ग्रीन हाउस गैसें भी कहलाती हैं, ठीक है। ये जो प्लूरिनेटेड गैसें हैं, इसमें HFCs है, PFCs है और SF6 है। ये वायुमंडल में बहुत ज्यादा समय तक विद्यमान रहती हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर सकती हैं।
ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती हैं, है ना, और ये स्टिमुलेट करती हैं ओजोन परत के डेप्लीशन को। ठीक है, तो मनुष्यों द्वारा ये जो है, इसके पहले सीएफसी हुआ करता था, एचएफसी हालांकि जो है ये डिप्लीट नहीं करती है, लेकिन सीएफसी जो है वो डिप्लीट करती थी। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो मनुष्य द्वारा क्रियाकलाप है उसके द्वारा डिप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है जब ओजोन परत डिप्लीट होता है, यानी कि जब ओजोन परत की मोटाई धीरे धीरे कम होने लगती है तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है। ठीक है, समझते हैं बात को पूरा, ध्यान दीजिएगा यहां पर। क्या प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, देखिए सूर्य की जो किरणें हैं, खास करके बात करेंगे अल्ट्रावायलेट किरणों की बात करेंगे, तो अल्ट्रावायलेट किरणें 3 तरह की होती हैं, UVA, UVB, UVC। मानवता के लिए, जीव जंतुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है UVC से होता है, अल्ट्रावायलेट सी से। अल्ट्रावायलेट सी को पूर्णतः एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन परत, उसको नीचे नहीं आने देती है ना। लेकिन बात जब करेंगे ए और बी की, अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी की, ध्यान दीजिएगा, ये अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं अगर ऐसा हो कि ओजोन परत कमजोर हो जाए, तो उसमें UVA जो है वो बहुत ज्यादा समस्या पैदा नहीं करता है, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है UVB। ठीक है, ये जो UVB क्रिएट करता है प्रॉब्लम, वो क्या प्रॉब्लम करता है ध्यान दीजिएगा। मान लो ये आपकी स्किन है, ये ना स्किन है आपकी स्किन, तो अगर इसके स्किन के नीचे के अगर आप प्रोफाइल को समझेंगे तो ये मान लो आपका स्किन का ऊपरी वाला भाग है, तो सबसे ऊपर जो पतला सा मोटा होगा उसे एपिडेमिस कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे जो होता है उसे डेमिस कहते हैं। ठीक, सबसे ऊपर एपिडेमिस, फिर उसके नीचे वाले परत को डेमिस कहते हैं, और सबसे नीचे वाले को कहते हैं सब कंटिन्यूअस टिश्यू। ठीक है, तो ये जो 3 लेयर बने हुए हैं, समझिएगा बात, अल्ट्रावायलेट ए जो है वो एपिडेमिस को पार करते हुए डेमिस तक पहुंच जाता है, अल्ट्रावायलेट ए। ठीक, और ये जब पहुंचता है तो धीरे 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 जो है चमड़ों पर झुर्रियां पैदा कर देता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता है। ठीक, यानी कि जो चमड़े जो हैं वो बूढ़े लगने लगते हैं। लेकिन ये जो अल्ट्रावायलेट बी है, ध्यान दीजिएगा, अल्ट्रावायलेट बी ये डेमिस तक नहीं पहुंच पाता है, ये एपिडेमिस तक ही आता है, ये यहीं तक रह जाता है, और ये धीरे 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 जो है स्किन को लाल करने लगता है, और यहीं से फिर जो है स्किन कैंसर जैसी बीमारी, यहां पर तमाम स्किन रोग पैदा होना शुरू होते हैं। ठीक है, और ये जो UVB किरण है यही मेलानिन को स्टिमुलेट भी करती है। समझ आ रहा है बात? तो पहली चीज तो ये हो गया कि ये आपके स्किन पर प्रभाव डालता है UVB, पहला प्रभाव। ठीक है, दूसरा प्रभाव क्या है, अगर आप समझें तो जो जलीय जीव तंत्र है, जलीय जीव तंत्र का सबसे आधारभूत भोजन जो है वो फाइटोप्लैंक्टन है। ठीक, समझिएगा, जब UVB किरणें ज्यादा होंगी तो रिवर्स इफेक्ट जाएगा फाइटोप्लैंक्टन पर, फाइटोप्लैंक्टन कम हो जाएंगे। अब आप सोचिए, जलीय जीव जंतुओं का, जीवों का मुख्य भोजन, मुख्य जो वो है, क्या कहते हैं, आधार है भोजन का, वो फाइटोप्लैंक्टन है। अगर वो कम हो गया तो क्या होगा, पहली चीज आप समझ पा रहे होंगे, जलीय जीव जंतु जो बायोडायवर्सिटी है वो खतरे में आ जाएगी। दूसरा, जब फाइटोप्लैंक्टन कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस, समझ पा रहे हैं बात?
टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये उसके साथ साथ बात करेंगे, जब पौधों की बात करेंगे तो जो पौधों का विकास है वो इर्रेगुलर हो जाएगा, है ना, उनका आकृति अलग अलग होने लगेगा। मनुष्यों की बात करेंगे तो मनुष्यों पर तमाम तरीके के, यहां तक कि आनुवांशिकता जैसी बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। और स्किन कैंसर वेल नोन है कि स्किन संबंधी जितने बीमारी हो सकते हैं वो हो सकते हैं, तमाम तरीके के यहाँ पर रोग हो सकते हैं, ठीक है। ये तो प्रभाव हो गया उस डेप्लीशन का। किस डेप्लीशन का? जो समताप मंडल में है, ठीक है। समताप मंडल में अगर कम होगा तो खतरा है, लेकिन क्षोभ मंडल में ज्यादा होगा तो खतरा है। क्षोभ मंडल में जब ये ओजोन ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी? वो ओजोन मिल करके ऑक्सीजन के साथ, या ये जो स्मोक है यानी धुआं है उसके साथ मिल जाएगा, स्मोक बनाएगा। स्मोक बनाएगा तो दृश्यता कम हो जाएगी, विजिबिलिटी कम होगी, यानी कि आप देख नहीं पाएंगे। आंखों में हमेशा जलन बरकरार रहेगा, हमेशा जलन, मतलब आप चलेंगे फिरेंगे हमेशा आंखों में जलन रहेगी, है ना। फिर उसके बाद आप सांस लेंगे तो वो जो ऑक्सीजन के अणु के साथ जाएगा उसमें जो है जैसे ही आपके अंदर स्मोक जाएगा, स्मोक मतलब धुआं और स्मोक मतलब जो है फॉग के साथ धुआं, ठीक है। वो जब अंदर जाएगा तो फिर धीरे धीरे ब्लॉकेज करेगा, पूरे आपके जो विंड पाइप है उसको जो है डिस्ट्रॉय करेगा, और फिर जा कर के अंत में वायु कोष्ठक जो होता है फेफड़े में, जहाँ पर ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, उसको धीरे धीरे ये ब्लॉक कर देगा, और फिर जो गैसीय विनिमय है वो विनिमय नहीं हो पाएगा। और इस प्रकार यही काम तो कोरोना भी कर रहा है ना। कोरोना का भी तो सेम सिम्टम है कि जाता है और वहाँ पर जो एल्यूविलाई है उसको जो है कुछ ऐसा कर देता है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है। उस पर डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये एक तरह से बड़ा ही खतरनाक होगा अगर क्षोभ मंडल में ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको पूरी समझ में आई हैं। काम अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।